हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्री उड़ान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बार फिर से आपके लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक मतलब टीजीटी कृषि का पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। यहाँ पर हम आपको मार्च सन 2019 का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो आज हम आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं। तो भाग 1 वो था और ये आज का जो है भाग 2 है। टोटल क्वेश्चन जो रहते हैं इसमें 125 रहते हैं। हम आपको पार्ट 2 पार्ट सॉल्व करवा देंगे। हमने आपको पहले भी कहा था इन क्वेश्चनों को सॉल्व करवाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि आपको इन क्वेश्चन के आसपास के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कवर कराना। मतलब कोई अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो उससे रिलेटेड और क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको जो क्वेश्चन रहेंगे शिक्षक बनने में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका एक नोट्स बनाते रहेंगे और हम अपना पूरा कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा इसको बता सकें। ठीक है, तो चलिए कॉपी और पेन ले लीजिए, साथ साथ में नोट करते रहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और जिन लोगों ने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है वो लोग इसको स्किप करके पहले पार्ट 1 देख लें, इसके बाद इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं और किस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 26 है। इससे पहले हमने 25 सॉल्व कर लिए। टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है 26 नंबर कि टमाटर का पत्ती सिकुड़न विषाणु का वाहक है। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीफ कर्ल। क्या बोलते हैं? लीफ कर्ल। याद रखेंगे आप लोग, इसको बोलते हैं लीफ कर्ल। जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो याद रखेंगे। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा किस तरीके से जाता है वो ये याद रखेंगे कि लीफ कर्ल किसके द्वारा लगता है, तो वायरस द्वारा लगता है। हालांकि यहाँ पे लिखा ही है पहले से ही, लेकिन आप फिर भी इसको अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे कि लीफ कर्ल जो है किसके द्वारा लगता है, तो वायरस के द्वारा लगता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि इस लीफ कर्ल को नोट करते जाना आप लोग, इस लीफ कर्ल को फैलाने का कार्य कौन करता है। मतलब अगर हम बात करें कि इसका वेक्टर कौन होता है, यहाँ पर यही पूछा गया है। इसमें देखिए वाहक का कार्य पूछा गया कि वाहक क्या होता है। तो यहाँ पे इसका जो वाहक होगा वो होगा सफ़ेद मक्खी। ठीक है, श्वेत मक्खी, इसको बोलते हैं व्हाइट फ्लाई। ये ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, आप नोट डाउन कर लेंगे कि पूछा जाता है कि जो ये व्हाइट फ्लाई होती है, सफ़ेद मक्खी होती है, ठीक है, इसका एसन क्या होता है, मतलब साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो लिख लेंगे बेमेसिया टेबेसाई। क्या होता है? बेमेसिया टेबेसाई। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे टेबेसाई। थोड़ा सा आप सही से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम सही बोल रहे हैं, आप उच्चारण को ध्यान पे रखना बस। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। हमने आपको बताया कि लीफ कर्ल जो होता है टमाटर में किसके द्वारा लगता है, वायरस के द्वारा लगता है। इसका वेक्टर कौन होता है, तो सफ़ेद मक्खी होती है, ये आपको बता दिया। और इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन ही है, यहाँ पे वाहक ही पूछा गया है। फिर पूछा जाता है जिस ये व्हाइट फ्लाई जो होती है इसका एसन क्या होता है, तो बेमेसिया टेबेसाई होता है। फिर ये पूछ दिया जाता है कि ये बेमेसिया टेबेसाई का क्या कार्य होता है, मतलब ये क्या करती है, पौधे के किस पार्ट को डैमेज करती है। तो इसको लिख लेंगे पत्तियों में रस चूसती है। बेमेसिया टेबेसाई क्या करती है, अगला पॉइंट लिख लेंगे पत्तियों में रस चूसती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 साल हुआ। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गुणवत्तापूर्ण बीज से संदर्भित है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीड साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो 1 घंटे में कवर कर लेंगे, 1 से 2 घंटे में, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, आपको अच्छे से अच्छा इसका नोट्स दे देंगे हम। यहाँ पर पूछा गया है कि गुणवत्तापूर्ण बीज से संदर्भित है। तो यहाँ पहला ऑप्शन जैसे है आनुवांशिक शुद्धता, दूसरा है भौतिक शुद्धता, तीसरा है बीज गुणवत्ता मानक और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि सारी चीज़ें गुणवत्ता के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब अगर हम बात करें कि ये आनुवांशिक शुद्धता होती क्या है, देखिए इसको समझने की कोशिश आप करेंगे, फिर सारी चीज़ें आप नोट डाउन करेंगे। पहले तो हम आनुवांशिक शुद्धता समझ लेते हैं ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक सीड है, कोई किसी भी वैरायटी का ले लीजिए, आप गेहूँ ले लीजिए, धान ले लीजिए, किसी भी वैरायटी का है।
तो उसके अंदर, उस बीज के अंदर एक जैसे पूरी मतलब जितनी भी उसकी वैरायटी है उसमें एक जैसे ही जीन पाए जाएं तो वो उसकी आनुवंशिक शुद्धता हो गई, मतलब उसमें कोई दूसरे प्रकार का जीन ना पाया जाए। ये बिल्कुल सरल शब्दों में आपसे हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है। और एक चीज़, उसमें दूसरी तरीके की वैरायटी के बीज नहीं आने चाहिए, तो ये हो गई आनुवंशिक शुद्धता। उसमें कोई दूसरी वैरायटी के गुण मतलब नहीं आने चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये भौतिक शुद्धता क्या होती है, भौतिक का मतलब होता है बाहरी, मतलब फिजिकल, ठीक है। तो फिजिकल से रिलेटेड ये हो गया कि जैसे कोई बीज है, बीज मान लीजिए कहीं से टूटा हुआ है या उसमें कंकड़ पत्थर मिल गए हैं, तो वो हो गई उसकी भौतिक शुद्धता। तो कोई भी बीज हम देखते हैं उसमें कंकड़ पत्थर या फिर टूटा हुआ ना हो, उसी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं भौतिक शुद्धता की, ठीक है। अब बीज गुणवत्ता मानक क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड जो देखा जाता है वो क्या होता है, मतलब कितने क्या जर्मिनेशन हो रहे हैं सीड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ज़रा उनको आप नोट डाउन कर लेंगे। जैसे जेनेटिक शुद्धता से पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, नोट डाउन करते रहेंगे। जेनेटिक शुद्धता से पूछा जाता है आनुवंशिक शुद्धता के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो कौन सा होता है, मतलब इसकी जाँच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो आप लिख लेंगे ग्रो आउट। क्या लिखा होता है, ग्रो आउट, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अच्छा, अब जेनेटिक शुद्धता से ही क्वेश्चन दूसरे लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, फिर से आपको बता रहे हैं पूरा। हाँ, जेनेटिक शुद्धता से ही हमने आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इनमें जेनेटिक शुद्धता होती कितनी कितनी हर बीज की, तो आप दो चीज़ें यहाँ नोट कर लेंगे। एक तो जेनेटिक प्योरिटी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपको बताएंगे टैग किस में कौन सा होता है, टैग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे जो न्यूक्लियस सीड होता है, मूल केंद्रक जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियस हम एन बना रहे हैं, आप समझ जाना। तो न्यूक्लियस सीड की जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 100% होती है। कितनी होती है, 100%। आप लिस्ट बना लेंगे। टैग, इसमें किसी भी प्रकार का टैग नहीं होता है, तो नो टैग कर देंगे पहला, ठीक है। दूसरा हम आपको बता रहे हैं ब्रीडर, ठीक है। बीज कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस को अगर मान लिया जाए तो 5 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियस को गिना नहीं जाता है क्योंकि ये क्या होता है, प्रयोगशालाओं में जितनी भी प्रयोगशाला होती हैं या कोई लेबोरेटरी होती है वहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। बाकी ब्रीडर से काउंट किया जाता है। तो जो ब्रीडर होता है इसकी भी अगर हम जेनेटिक प्योरिटी की बात करें, आनुवंशिक शुद्धता की बात करें, तो कितनी होती है, 100% ही होती है। इसकी भी 100% होती है। और इसमें टैग की अगर पूछा जाता है, टैग कैसा होता है, तो गोल्डन येलोज, ठीक है, सुनहरा पीला लिख लेंगे, गोल्डन येलो, गोल्डन येलो आप लिख लेंगे, सुनहरा पीला, ठीक है। ये हो गया ब्रीडर सीड। अगर हम फाउंडेशन की बात करें, फाउंडेशन क्या होता है, आधारी बीज, ठीक है। जो फाउंडेशन होता है, आधारी बीज होता है, इसकी जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है, तो 99.5 से 99.9 कितनी होती है, 99.5 से लेकर के 99.9 के आसपास होती है। और इसमें अगर हम टैग की बात करें फाउंडेशन सीड में, तो ये इसका टैग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कैसा होता है, वाइट होता है, सफ़ेद होता है। अगला अगर हम बात करें रजिस्टर, जो कि इंडिया में नहीं होता है, रजिस्टर की बात करें तो इंडिया में ये नहीं प्रचलित ज़्यादा है। तो इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी है एक समथिंग लगभग की बात करें तो 99% के आसपास है। कितनी है, 99 के आसपास है। और इस पर जो टैग होता है वो पर्पल या फिर ऑरेंज होता है। कैसा होता है, पर्पल लिख लेंगे, पर्पल यू है ये, पर्पल या फिर ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज। अच्छा, पर्पल क्या होता है, बैंगनी। ऑरेंज, ऑरेंज क्या होता है, जो वो होता है ऑरेंज कलर, ठीक है, नारंगी, इसको लिख लेंगे। अब आता है सर्टिफाइड, लास्ट जो होता है वो होता है सर्टिफाइड। सर्टिफाइड जो होता है वो क्या होता है, प्रमाणित। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है प्रमाणित बीज, मतलब किसानों को कौन सा बीज दिया जाता है, तो प्रमाणित बीज दिया जाता है। इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो होती है 98%। कितनी होती है, 98% होती है। और इसकी फिजिकल प्योरिटी भी, मतलब भौतिक शुद्धता भी 98% होती है। पूछा जाता है किस बीज की जो है जेनेटिक एंड मतलब फिजिकल प्योरिटी बोथ कितनी हो, 98% होती है। तो फिर यही होता है सर्टिफाइड। इसमें टैग जो होता है वो कौन सा होता है, ब्लू रंग का होता है। आप लिख लेंगे ब्लू रंग, ठीक है, ब्लू कलर, नीले रंग का टैग पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन थे किससे, अभी हमने आपको जेनेटिक प्योरिटी बताई केवल। तो इतनी चीज़ें हो गई, बाकी और भी होता है, आप अच्छे से इसको लर्न कर लेंगे सीड साइंस को। अच्छा,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जैसे है कि इसी पॉइंट में भौतिक शुद्धता की हमने आपको बात बताई दी है कि जो कंकड़ पत्थर या टूटी चीज़ें होती हैं उन्हीं को भौतिक शुद्धता कहते हैं। अब भौतिक शुद्धता से एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि भौतिक शुद्धता जो होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है, तो लिख लेंगे डोकेज। किस नाम से जाना जाता है? डोकेज। डोकेज, ठीक है। अब इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने आपको बता ही दिया है कि बीज की भौतिक एवं आनुवांशिक शुद्धता 98% से अधिक होनी चाहिए। ये क्वेश्चन और लिख लेंगे, किसी भी बीज की भौतिक एवं आनुवांशिक शुद्धता 98% से अधिक होनी चाहिए। ध्यान रखना, कोई भी सीड हो, ठीक। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था वो हमने आपको बताया, उपरोक्त सभी था, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग परेशान ना होना, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में जो भी चीज़ें हैं सारी मिल जाएंगी। इस तरीके से आप हमारे साथ अगर पढ़ते रहेंगे तो हमें पता है आपको एंड तक काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। बस आप इसका एक नोट्स तैयार कर देना। दिन में केवल मात्र 1 घंटे आपको हमारे इस वीडियो पे दे देना है, बाकी आप अपनी तरीके से पढ़ाई करते रहिए जितना हो सके। अगला है, आलू बीज उत्पादन के लिए बेहतर स्थान के रूप में देश का कौन सा अंचल भाग उभरा है, मतलब कौन सा भाग सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा उत्तरी मैदानी क्षेत्र। कौन सा होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तरी मैदानी क्षेत्र। ज़्यादा इसमें समझने वाली कोई चीज़ है नहीं। अगला क्वेश्चन है, सभी विमोदित और अधिसूचित किस्में जो बीज उत्पाद श्रृंखला में हैं वह कहलाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो चौथा हो जाएगा, डी, ठीक है। ज़्यादा इनमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा पार्थिनोकार्पी फल है। ये समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कि पार्थिनोकार्पी फल है, ठीक है। ये पूछा भी जाता है वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी किस फल से संबंधित होती है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा केला, ठीक है। पूछा जाता है, नोट कर लीजिए, वेजिटेटिव जो पार्थिनोकार्पी होती है किस फल से संबंधित होती है, तो केला से संबंधित होती है। अब पार्थिनोकार्पी होता क्या है, ज़रा इसको हम लोग समझते हैं। भाई ये पार्थिनोकार्पी कौन सी चीज़ है, इसको जानना ज़रूरी है। तो पार्थिनोकार्पी का सिर्फ एक मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट सीड फार्मेशन। हमने किस पे जोर दिया? सीड फार्मेशन। आपको हमने बोला जो सीड फार्मेशन है, इस पे सीड फार्मेशन मतलब ये हुआ कि किसी भी फल का जो विकास हो रहा है बिना बीज बने हो रहा है। तो ऐसे फल जिनमें बीज नहीं पाया जाता है वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं? पार्थिनोकार्पी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीज रहित फल। क्या हो जाएगा? बीज रहित फल हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्थिनोकार्पी आप समझ गए, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट सीड फार्मेशन। बिना बीज बने फल का जो विकास होता है या डेवलपमेंट होता है वही क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी कहलाता है। चलिए बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी तो केला या फिर ऐसे क्या होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि गांठ गोभी का भोज्य मोटा भाग का बड़ा हुआ रूप है। तो बढ़ा हुआ रूप क्या है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा तना। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि गांठ गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं नोब। क्या बोलते हैं? नोब, KONOB, नोब, या फिर गांठ, या फिर फूला हुआ तना, इस तरीके से बोल दिया जाता है। अच्छा, आप देखे होंगे जो कोल क्रॉप्स होती हैं जैसे कि फूल गोभी है, फूल गोभी में पूछ दिया जाता है कौन सा भाग खाया जाता है, तो आप लिख सकते हैं फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है, डैश करके लिख लेंगे कर्ड, CURD, कर्ड। अगला पूछा जाता है जैसे पात गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है, तो पात गोभी का जो भाग खाया जाता है उसको बोला जाता है हेड। ठीक है, HEAD, हेड, ये हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया वो कौन सा हुआ? तना, हमने आपको बताया तना। ठीक है, अगला है ऑपरेशन फ्लड से संदर्भित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसी पेपर में 2 तरीके से पूछा जा चुका है। ठीक है, अब ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन।
लेकिन यहाँ पे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको उनको नोट डाउन करना है। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा, ऑपरेशन फ्लड किसके द्वारा चलाया गया था? तो लिख लीजिए वर्गीज कुरियन, लिख लीजिए वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। ये हो गया पहला क्वेश्चन। ये भी पूछ जाता है कि श्वेत क्रांति के पिता कौन हैं? वर्गीज कुरियन। अब ऑपरेशन फ्लड, ये ऑपरेशन फ्लड जो है ये कब शुरू हुआ था? लिखेंगे शुरू की डेट तो हम बताए थे आपको 1970 में शुरू हुआ था। अब ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में पूरा हुआ था? चरणों की अगर हम बात करें कि ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में पूरा हुआ, तो इसको 3 चरणों में ये स्कीम चलाई गई। लिख लेंगे 3 चरण। फर्स्ट में अगर हम बात करें कब से तक चला था, तो 1970 से लेकर के 1978 तक जो है पहला चरण चला था। दूसरे की अगर हम बात करें, 78 ये लिखा है, ठीक है। दूसरे की अगर बात करें सेकेंड जो फेज़ थी वो कब से कब तक चली, तो 1 जुलाई 1978 से, लिख लेंगे आप लोग 1 जुलाई 1978 से कब तक चला था? 1985 तक चला था। कब तक चला? 1985 तक। अगला लिखेंगे थर्ड में, लिख लेंगे 1985 से 1996 तक। थर्ड अगर हम बात करें तीसरा चरण 1985 से लेकर के 1996 तक चला। कब तक चला? 1996 तक चला। तो ये थे ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आप ये तीनों याद रखेंगे। अब आप बताइए, इस तरीके से अगर हम आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं तो क्या आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की क्वेश्चन के लिए ज़रूरत है? नहीं है, कभी नहीं पूछी जाएगी, ठीक ना। तो आप इसी तरीके से बस आप एक छोटा सा रजिस्टर बना लीजिए, उस पर नोट करते रहिए। 1 घंटे से ज़्यादा आपका टाइम जाना नहीं है, ठीक है, और आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अंगोल की नस्ल है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंगोल जो नस्ल है किसकी है? यहाँ पे पूछा गया किस्म नहीं नस्ल, आप लिख लेंगे नस्ल, ठीक है। नस्ल किसकी है? गाय की है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गाय। तो इन जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी हैं, इनकी सबकी नस्लें याद कर लीजिए। जैसे गाय है, गाय में कौन सी दुधारू है, कौन सी द्विकाजी है, कौन सी जो है मतलब दोनों काम के लिए यूज कर ली जाती है, भारवाही कौन सी है, इस तरीके से। भैंस में कौन सी दुधारू हैं, इस तरीके से। सबके परसेंटेज याद कर लीजिए, मतलब जैसे दूध होता है तो क्या क्या उसमें चीज़ें पाई जाती हैं, लैक्टोज जैसे पाया जाता है, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध शर्करा है, दुग्ध शर्करा कौन सी इनमें से? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर दुग्ध शर्करा कौन सी है? लैक्टोज हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? लैक्टोज। अब समझते हैं थोड़ा सा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने एक वीडियो पढ़ाया है कार्बोहाइड्रेट पे, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में मैंने पढ़ाया है, चैनल पे जा कर के आप कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक पढ़ लेंगे। इससे ज़्यादा कभी कार्बोहाइड्रेट में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आप उसको कवर कर लेंगे। तो जो लैक्टोज होती है वो क्या होती है? दुग्ध शर्करा होती है। अब ये पूछा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं वो कितने प्रकार से डिवाइड होती हैं? 3 प्रकार से। जैसे एक होती है मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड। एक होती है डाइसैकेराइड, तीसरी होती है पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड। तो 3 तरीके की होती हैं। अब मोनोसैकेराइड में कौन कौन सी आ जाती हैं? तो आ जाती हैं इसमें फ्रक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज, मैनोज आ जाती हैं, ये सभी आ जाती हैं, ग्लूकोज भी आ जाती है। मतलब सिंगल यूनिट जितनी भी होती हैं वो मोनोसैकेराइड में आ जाती हैं। अब डाइसैकेराइड क्या होता है? ऐसे शर्कराएँ जो 2 यूनिट से मिलकर बनी होती हैं। जैसे यहाँ पे लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, ये तीनों क्या हैं? डाइसैकेराइड के अंतर्गत आती हैं। अब फ्रक्टोज ये क्या है? मोनोसैकेराइड का हो गया। एक पॉलीसैकेराइड जो होती है इसमें क्या क्या आ जाता है? जैसे स्टार्च आ जाता है, ठीक है, स्टार्च के अलावा और क्या आता है? तो सैकेरिन आ जाता है। सैकेरिन के अलावा और क्या आ जाता है? सेल्यूलोज आ जाता है। सेल्यूलोज क्या होता है? जो पौधों की ऊपरी छाल में पाया जाता है, सेल्यूलोज आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा ग्लाइकोजन आ जाता है। ये सभी पॉलीसैकेराइड होते हैं। इसके साथ साथ में और क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़रा ध्यान देंगे। यहाँ पे और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? करेक्ट आंसर तो हमने आपको बता ही दिया है। पूछा ये जाता है जो लैक्टोज होता है किससे मिलकर बना होता है?
तो आप लिख लेंगे ग्लूकोज किससे किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, किससे, गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। दूसरा जैसे माल्टोज पूछ देता है तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। सुक्रोज पूछ देता है तो सुक्रोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप इस लेक्चर को क्या करेंगे, यूट्यूब पे मैंने अपने चैनल पे ही पढ़ाया, आप वहाँ से अच्छे से पढ़ लेंगे, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्चतम प्रकाश संश्लेषण में होता है, जो उच्चतम प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ज़रा ध्यान देंगे। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाल प्रकाश। क्या होता है, लाल प्रकाश होता है। बाकी कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है ATMA। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ATMA को बोलते हैं ATMA, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। क्या होती है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी होती है, जिसको आत्मा एक नॉर्मल रूप में कह सकते हैं, इसको आत्मा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया प्रयोजित की जा रही है, किसके द्वारा चलाई जा रही है, ये तो ये जो होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार। आप समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, इस आत्मा स्कीम से रिलेटेड क्या पूछ सकता है, पूछ ये सकता है कि ये कब लॉन्च हुई थी। ठीक है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो नोट कर लेंगे 29 मार्च 2005। कब शुरू हुई थी, 29 मार्च 2005 में शुरू हुई थी। एक क्वेश्चन इस आत्मा से ये भी पूछ सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या था इसका, ये हाँ ये भी पूछ सकता है कि जो इस आत्मा था इसका मतलब किस लेवल पे चलाई गई थी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मतलब कोई जैसे कोई अच्छी सी रिसर्च हो रही है उसको किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए, तो मतलब प्रचार प्रसार फैलाना था। ठीक है, किसानों तक प्रचार प्रसार करना था। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से, जितनी भी स्कीम हैं, ठीक है, प्रसार शिक्षा से एक्सटेंशन से हैं, वो सारी आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्टली वहाँ से पूछा जाता है। ये अगर आपने सारी स्कीम पढ़ ली और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया तो आप मान के चलिए 2-3 क्वेश्चन आपके कवर हो जाने हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की मुख्य योजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, कौन सी है, उपरोक्त सभी, चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से, जैसे ISOPOM, ठीक है, TBOS, NMOOP, ये सारी हैं। ठीक है, बाकी आप डिटेल में इनको पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, अनुबंधित कृषि के बीच समझौता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उत्पादक और प्रयोजक कंपनियां, मतलब जो उत्पादित करता है प्लस उसका जो प्रयोजक कंपनियां होती हैं उनके बीच इसका समझौता है। करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वर्षा होने के लिए अनुकूल दशा क्या होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे पहला दे रखा है निम्न नमी की मात्रा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कह रहा उच्च नमी की मात्रा, ये भी नहीं, जब नमी से लेना देना है ही नहीं। फिर है वायु का शीतलीकरण। ठीक है, तो वायु का जो शीतलीकरण होता है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस चीज़ के लिए, वर्षा होने के लिए अनुकूल दशा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हुआ, सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, किस मृदा की धनायन विनिमय धारता, जिसको बोलते हैं CEC, सर्वाधिक होती है। देखिए जो CEC होता है ये होता क्या है, ये कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। क्या होता है CEC, लिखेंगे आप लोग CEC। ठीक है, CEC होती है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। अच्छा, ये कैटायन कैपेसिटी जो निकाली जाती है, इसमें ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है, नंबर 1 तो चिकनी,
किसकी? चिकनी, यहाँ दोमट लिखा है, चिकनी दोमट होगा, ठीक है, चिकनी दोमट की। अब इसको निकालने के लिए कितनी सॉइल ली जाती है, तो लिख लेंगे 100 ग्राम ली जाती है। कितनी ली जाती है? 100 ग्राम सॉइल का यूज किया जाता है। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है उसमें सॉइल कितनी ली जाती है? 100 ग्राम। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो चिकनी दोमट की होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है गीली जुताई करने के संदर्भ में एक को छोड़कर सभी कथन सत्य हैं। इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो गीली जुताई से मतलब संबंध नहीं रखता है, बाकी सभी रखते हैं? चलिए देखते हैं क्या है। पहला, यह अभेद परत बनाता है। अगर गीली जुताई है तो उसमें अभेद परत बनती, ये बात सही है। अगला, अंतः श्रवण हानि को रोकता है, ये भी बात सही, क्योंकि जब जुताई करते हैं तो जैसे क्या होते हैं उसके रंध्र जो होते हैं ना, मान लीजिए कोई सॉइल है तो उसमें ये सब रंध्र हैं ऐसे ऐसे, अगर हम जुताई कर देते हैं तो ये अपने स्थान से इधर उधर हो जाते हैं, तो जो जल सीधा सीधा रंध्रों से नीचे जा रहा होता है वो क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें खेत में नमी पानी रहना चाहिए, कह रहा है इसमें खेत में पानी रहना चाहिए, बिल्कुल, जब गीली जुताई की जा रही है तो पानी रख सकते हैं। कह रहा है यह मृदा संरचना को सुधारता है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर गीली जुताई करते हैं तो मृदा संरचना को नहीं सुधारता है। तो यही एक पॉइंट है जो यहाँ से जो संबंध नहीं रख रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें, ठीक है, इसको हम हटाते हैं, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चौथा। हालांकि बाकी बातें सारी सही थी, यहाँ करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जुताई में परिणत होती है, क्या चीज़ होती है? देखिए ज़रा। पहला है वर्धित स्थूल घनत्व, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है घटा हुआ स्थूल घनत्व, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्थूल घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? घटा हुआ स्थूल घनत्व। चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया, बट और क्वेश्चन यहाँ से क्या आंसर, मतलब इसके और क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं वो ध्यान देना है। देखिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्थूल घनत्व क्या होता है। स्थूल घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं बल्क डेंसिटी। क्या बोलते हैं? बल्क डेंसिटी, BD, ठीक है। अब ये BD कैसे निकाली जाती है थोड़ा सा समझते हैं। हम जो सॉइल लेते हैं उसका वेट करते हैं, क्या करते हैं? वेट, और उसका वॉल्यूम लेते हैं, मतलब आयतन, ठीक है। अब देखिए समझिए ज़रा, कोई सॉइल, मतलब किसी भी फील्ड की हमने सॉइल ली, और उस सॉइल में जो हमने सॉइल ली उसमें जल भी अवेलेबल था और उसमें वायु भी अवेलेबल थी। इन दोनों कंडीशन में, जल और वायु दोनों कंडीशन में मैंने उनका वॉल्यूम निकाल लिया। जैसे मान लीजिए कोई सॉइल है तो इसकी लंबाई, वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ऊपर की ओर मान लीजिए ऊंचाई, ठीक है। तीनों चीज़ें मिलाकर के वॉल्यूम कहलाती हैं। तो जितनी भी सॉइल हमने ली थी, जो उसका वॉल्यूम था उसमें क्या क्या प्रेजेंट था? जल था और वायु दोनों प्रेजेंट थी। पर फिर क्या किया हमने? इस मिट्टी को लेकर के ओवन, जिसको भट्ठी बोलते हैं, भट्ठी में ले जा कर के मैंने वहाँ से जल भी रिमूव कर दिया और वायु भी रिमूव कर दी। इन दोनों को रिमूव करने के बाद जो उसका वज़न आया, जो उसका वेट आया, उसको हमने कर लिया। फिर उस वेट को उस वॉल्यूम से हमने रेशियो निकाल लिया। जो रेशियो निकलता है वही क्या कहलाता है? बल्क डेंसिटी कहलाता है। तो ओवन में सुखाई गई मिट्टी का वजन और जो जल और वायु रहित, मतलब सहित, जल और वायु सहित मिट्टी का वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है? बल्क डेंसिटी। ठीक है, इतना आप समझ गए, इस तरीके से निकाल जाता है। क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है कि जो बल्क डेंसिटी होती है सामान्य सॉइल, मतलब अगर नॉर्मल सॉइल की हम बात करें, सामान्य मृदा की बात करें, सामान्य मृदा की बल्क डेंसिटी कितनी होती है? तो 1.33 ग्राम, ये ग्राम है प्रति सीसी, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक पार्टिकल डेंसिटी होता है। पार्टिकल डेंसिटी में क्या किया जाता है? वहाँ पे भी मास होता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे भी उसका वजन लिया जाता है और वॉल्यूम ही लिया जाता है, लेकिन उनकी कंडीशंस दूसरी होती हैं। ठीक है,
चलो उसको बाद में हम लोग समझ लेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये जरूर समझ लेंगे कि अगर पार्टिकल डेंसिटी की बात करता है कभी, तो वो भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सामान्य जो मृदाएं होती हैं उनकी पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है, तो उसको भी नोट डाउन कर लेंगे। 2.65 ग्राम प्रति सीसी होती है, लेकिन अलग अलग मृदाओं का भी अलग अलग होता है, ये भी पूछ दिया जाता है। तो 2.65 ग्राम प्रति सीसी होता है। ये नॉर्मल एग्जामों में यही पूछा जाएगा, इतना डिटेल में इसके अंदर नहीं घुसते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि धान की मृदा में वायु रहित वातावरण द्वारा उर्वरक नाइट्रोजन की गैसीय हानि के लिए उत्तरदायी है। इसमें से कौन सी प्रोसेस ऐसी है जो नाइट्रोजन की गैसीय अवस्था को हानि पहुंचाती है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। कौन सी हानि होती है? तो इसका करेक्ट आंसर इसका है डिनाइट्रिफिकेशन, मतलब डिनाइट्रीकरण, ठीक है, डिनाइट्रिफिकेशन। ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम जरा समझते हैं ये सारी प्रोसेस होती क्या क्या हैं। तो एक एक को ही हम समझ लेते हैं, थोड़ा आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप एक एक पॉइंट करके लिख लेंगे। पहले तो लिखेंगे डिनाइट्रीकरण को ही लिख लेंगे, पहले डिनाइट्रिफिकेशन को क्या होता है। देखिए, जो मिट्टी के अंदर, पहले बात समझना, जो मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। हमने आपको क्या बताया, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं। अब कार्बनिक पदार्थ होते क्या हैं, जैसे सड़े गले पेड़ पौधों की चीज़ें मतलब हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि गोबर की खाद है, ठीक है, कंपोस्ट है, ये सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, सड़ी गली चीज़ें। अब इसमें कार्बनिक पदार्थ में क्या होता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म से या तो मतलब नाइट्रेट फॉर्म में परिवर्तित करना या अन्य फॉर्म में परिवर्तित करना ही सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। ठीक, अब हम समझेंगे कि ये डिनाइट्रिफिकेशन क्या है। तो आसान शब्दों में हम तुम्हें समझा रहे हैं, इसको लिख भी लेना। क्या होता है, यह जैसे जलमग्न क्षेत्र होते हैं जहाँ पे मतलब धान वगैरह की खेती की जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उन क्षेत्रों में जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट फॉर्म से उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, गैसीय नाइट्रोजन में। किस में, गैसीय नाइट्रोजन, एन लिख लेंगे, ब्रैकेट में कर देंगे, गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित किया जाता है। या फिर किस में, N2O फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है। तो नाइट्रेट को गैसीय नाइट्रोजन या फिर N2O में, ठीक है, परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, डिनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। सीधा सीधा एक लाइन में ये लिख लीजिए, नाइट्रेट को N मतलब गैसीय नाइट्रोजन में या फिर N2O में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। यह मुख्यतः कहाँ होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, डिनाइट्रिफिकेशन कहाँ मुख्यतः होता है, तो जहाँ पे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जल भराव ज़्यादा होता है, या हम यूँ कह सकते हैं धान के खेतों में भी हो जाता है। ठीक, पहला सवाल। दूसरा देखते हैं, इसी का हम दूसरा पार्ट देखेंगे। हमने ये पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वाष्पन क्या होता है। सीधे समझते हैं, वाष्पन को लिख लेंगे आप, लिखिए, किसी भी सरफेस से जल का वाष्प के रूप में उड़ जाना ही क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। मान लीजिए कोई सॉइल है, सॉइल से जल का उड़ना ही मतलब ताप अधिक हो जाने के कारण जल अगर उड़ जा रहा है तो वो वाष्पन कहलाएगा। पत्तियां हैं, पत्तियों से, रंध्रों से जो जल है वाष्पित हो जाता है, वो वाष्पन कहलाता है, सीधी बात। अब नाइट्रीकरण, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, नाइट्रीकरण क्या होता है, ज़रा इसको नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, वायवीय जीवाणुओं की उपस्थिति में अमोनियम को नाइट्रेट फॉर्म में परिवर्तित करना। हमने आपको क्या बताया, लिख लीजिए, वायवीय जीवाणुओं की उपस्थिति में अमोनियम क्या होता है, लिखेंगे, थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, नाइट्रीकरण के बारे में। किससे हम बात कर रहे हैं, नाइट्रीकरण के बारे में। हमने आपको बताया NH4+ को, इसको बोलते हैं अमोनियम, इसको किस में परिवर्तित किया जाता है, नाइट्रेट फॉर्म में, NO3 फॉर्म में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण। अब इसको परिवर्तित करने के लिए इसमें 2 फेज चाहिए होते हैं। नंबर 1 फेज में लिखेंगे, एक फेज में क्या होता है, ठीक है, इसको लिख लेंगे, जो अमोनियम होती है NH, लिखेंगे NH4+ को किसमें,
एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास लिख लेंगे यहाँ पे। उसकी उपस्थिति में किस में परिवर्तित कर देता है, नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है, NO2 माइनस में परिवर्तित कर देता है पहले फेज में तो ये होता है। अमोनियम को किस में, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु की उपस्थिति में नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। दूसरी फेज में क्या होता है, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, आप नीचे लिख लेना। दूसरी फेज में क्या होता है, इसी N2O जो नाइट्राइट होती है, ठीक है, NO2 जो होती है, नाइट्राइट जो होती है, इसको किसकी उपस्थिति में, नाइट्रोबैक्टर, एक जीवाणु होता है नाइट्रोबैक्टर। अब यहाँ आप लिखेंगे नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। अब नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में किस में चेंज किया जाता है, नाइट्रेट फॉर्म में। किस में चेंज किया जाता है, नाइट्रेट फॉर्म में, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। तो हमने आपको बताया जो नाइट्रीकरण होता है, ये नाइट्रीकरण जो होता है वो क्या होता है, अमोनियम को नाइट्रेट में परिवर्तित करना। इसको परिवर्तित करने के लिए 2 चरणों में ये क्रिया पूरी होती है। पहले चरण में अमोनियम जो है किस में परिवर्तित हो जाती है, नाइट्राइट में परिवर्तित होती है। इस नाइट्राइट में परिवर्तित होने के लिए कौन सा जीवाणु वर्क करता है, नाइट्रोसोमोनास करता है। कौन सा करता है, नाइट्रोसोमोनास, पूछा भी जाता है। दूसरे फेज में क्या होता है, इस नाइट्राइट को, NO2 माइनस को नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में किस में परिवर्तित किया जाता है, नाइट्रेट फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है। यही क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट्रीकरण क्रिया में अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो क्या होता है, नाइट्रेट होती है, ठीक है। क्या होती है, नाइट्रेट होती है। कौन कौन से जीवाणु भाग लेते हैं, तो इसमें कहा जा सकता है नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका। अब लास्ट बचता है कि ये अमोनीकरण क्या होता है। कम शब्दों में इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या है ये अमोनीकरण, सुनिए ज़रा, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी उपस्थिति में अमीनो एसिड का अमोनियम में परिवर्तित होना, ठीक है। किसमें, हम बता रहे हैं अमीनो एसिड जो होते हैं, अमीनो अम्लों का किस में परिवर्तित होना, हमने आपको बताया अमोनियम में, अमोनियम में। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में अमीनो अम्लों का अमोनियम में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, अमोनीकरण कहलाता है। ठीक, सारी चीज़ें हो गई, इनको नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना। अगला है, खाने के उद्देश्य के लिए मक्का की हरी गुल्ली का प्रयोग करने की सर्वोत्तम अवस्था क्या है। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, हम सारे क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरम लोई, ठीक है। क्या हो जाएगा, नरम लोई। क्यों, आप देखे होंगे जिस समय हम लोग उसको सेकाई करके जब खाते हैं तो उसमें दानों में मिल्की, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट से होते हैं, मुलायम से होते हैं, उन्हीं को खाया जाता है। सख्त तो उससे फिर आटा बनाया जाता है, ठीक है, अदर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब ये तो हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है टेस्लिंग और सिल्किंग, क्या होते हैं ये ज़रा समझते हैं। देखिए, जो मक्का है, ठीक है, मक्का में जो नर फ्लावर है, पहला पॉइंट लिखेंगे, नर फ्लावर होता है मक्का में, नर फ्लावर जो होता है उसको कहते हैं टेसल। ये पहला पॉइंट लिख लीजिए, मक्के के नर पुष्पक्रम को कहते हैं टेसल। दूसरा पॉइंट, मक्के में नर पुष्पक्रम के निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, टेसलिंग। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, मक्के में नर पुष्पक्रम को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, डीटेसलिंग। क्या कहलाती है, डी लगा करके टेसलिंग, ठीक है, डीटेसलिंग हो गया। तो हमने 3 क्वेश्चन आपको बताए यहाँ पे। पहला तो मक्के का नर पुष्पक्रम क्या कहलाता है, तो टेसल कहलाता है। दूसरा हमने बताया कि टेसल को निकलने की क्रिया टेसलिंग कहलाती है, उसको रिमूव करने की क्रिया डीटेसलिंग कहलाती है। ओके, अब देखते हैं यहीं पे ही, यहाँ पे अगला ये दे रखा था, आंसर को हम लोग टिक करके रखते हैं। अगला ये दे रखा था सिल्किंग। सिल्किंग से 2 क्वेश्चन नोट कर लेंगे कि जो मक्के का मादा पुष्पक्रम होता है उसको क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा सिल्क। क्या कहते हैं, सिल्क कहते हैं। सिल्क के निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, सिल्किंग कहलाती है। क्या कहलाती है, सिल्किंग कहलाती है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक।
आप जिसमें हम लोग भुट्टा खाते हैं वो जो पार्ट होता है वो मादा पार्ट होता है, जो ऊपर जीरे की तरह निकलता है लंबा सा, ठीक है, वो क्या होता है, नर पुष्करम होता है। इतनी चीज़ें समझ गए। अगला क्वेश्चन है अरहर को सामान्यतः कहते हैं, मतलब अरहर को और किस नाम से जाना जाता है। तो लिख देंगे अरहर को, यहाँ पे करेक्ट आंसर तो हो जाएगा तूर के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, तूर। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अरहर को और किन नामों से जाना जाता है, ज़रा कामा लगा के यहीं पे लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। एक तो रेड ग्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड ग्राम बोला जाता है, लाल चना एक तरीके से। तूर तो लिख ही लिए हैं। पिजन पी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पिजन पी बोलते हैं, पिजन पी। इसके अलावा अरहर तो कहा ही जाता है। अब बंगाल, ये क्या होता है, अगला यहाँ पे देखेंगे बंगाली चना क्या होता है, तो इसको बोलते हैं चने को, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे चना करके लिख लेंगे। चना को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो लिख लेंगे बंगाल ग्राम, किस नाम से जाना जाता है, बंगाल ग्राम। और किस नाम से जाना जाता है इसको, चिकपी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, चिकपी, ठीक है, बंगाल ग्राम और चिकपी। अब बात आती है उड़द को ब्लैक ग्राम बोलते हैं, मूंग को ग्रीन ग्राम बोलते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अलसी का कौन सा लक्षण उसके पेंट, पुताई और छपाई में प्रयोग के लिए अनुकूल माना जाता है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है शीघ्र सूखना। क्या हो जाएगा, शीघ्र सूखना, पहला ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है एग्जाम में, जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। वो ये पूछा जाता है अलसी से ही रिलेटेड, किससे, अलसी से रिलेटेड, कि अलसी का जो तेल होता है उसमें एक अम्ल पाया जाता है। किसमें, तेल में अम्ल कौन सा पाया जाता है, तो नोट डाउन कर लेंगे इसको पॉइंट बना करके। इसमें पाया जाता है एक ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्या पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। हमने आपको बताया ओमेगा 3 फैटी एसिड जो पाया जाता है वो क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो यहीं पे नीचे जस्ट नोट कर लेंगे, यह अम्ल हृदय रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यह जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, यह अम्ल हृदय रोगियों के लिए सबसे उपयोगी माना जाता है। अगला पॉइंट लिख लेंगे, जो अलसी का रेशा होता है उसे फ्लैक्स कहते हैं। अलसी के रेशा को फ्लैक्स कहते हैं। तो करेक्ट आंसर भी आप जान लिए, शीघ्र सुखाना होता है, बाकी क्वेश्चन भी नोट कर लिए। अगला है माइकोराइजा लेने में सहायता करता है। माइकोराइजा लेने में सहायता करता है। अब सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं ये माइकोराइजा क्या चीज़ है। देखिए माइकोराइजा जो होता है ये होता क्या है, ज़रा इसको पढ़ते हैं। तो देखिए जो पौधे और जड़ों के बीच की एक सिम्बायोसिस होती है, सहजीवता होती है ये, ठीक है। हम कह सकते हैं एक फफूंद टाइप का होता है, ठीक है। तो भूमि में क्या करता है, जो फास्फोरस होती है, क्या होती है, जो फास्फोरस होती है, इसको घुलनशील अवस्था में बना करके पौधों को उपलब्ध कराता है। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है वो वैम होता है। वैम फफूंद क्या होता है, वैम फफूंद, वैस्कुलर एवास्कुलर माइकोराइजा इसको बोलते हैं, ठीक है, वैम फफूंद। तो माइकोराइजा का कार्य क्या होता है, फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में करके पौधों को उपलब्ध कराना। अब ये माइकोराइजा क्या होती है, तो एक प्रकार की फफूंद होती है जो कि पौधों और जड़ों के बीच की सहजीवता होती है, एक तरीके से साथ साथ में जीवन यापन करते हैं। इतना हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, इसका करेक्ट आंसर फास्फोरस था, ठीक है। अगला है पोखर धान खेतों में प्रयुक्त उर्वरकों से नाइट्रोजन की हानि कम करने के लिए यूरिया उर्वरक को के रूप में देना चाहिए, मतलब किस रूप में देना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का, वो हो जाएगा अपचयित जोन। क्या हो जाएगा, अपचयित जोन, बी आंसर। अब ये अपचयित जोन और उपचयित जोन क्या होते हैं ज़रा देखते हैं। देखिए जब धान के खेत होते हैं, जिस समय पडलिंग की जाती है, क्या किया जाता है, पडलिंग जिस समय की जाती है, या फिर लेह जिसको बोलते हैं, लेह क्या बोलते हैं, लेह। जिस समय लेह भूमि में की जा रही होती है तो वहाँ दो क्षेत्र बनते हैं,
एक होता है अपचयित, एक होता है उपचयित। उपचयित और अपचयित ये क्या होते हैं, पहले आप उपचयित के बारे में लिख लेंगे। उपचयित क्या होता है, जो मिट्टी होती है उससे 1 से लेकर के 10 mm, हम कह सकते हैं सीधा सीधा 1 cm, जो ऊपरी भाग 1 cm तक होता है वो होता है उपचयित जोन। इसमें क्या क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए। पहला पॉइंट लिख देंगे, उपचयित जोन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, मतलब मौजूद रहती है, ये हो गया। यह ऊपरी भाग होता है, दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, इसमें जो है उर्वरक नाइट्रेट फॉर्म में लिए जाते हैं। ऊपरी जो जोन होती है, अगर इसमें उर्वरक की बात करें तो किस रूप में लिए जाते हैं, नाइट्रेट फॉर्म में लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं है, धान के खेत में बात कर रहा तो नहीं, ऊपरी जोन में ही नाइट्रेट रूप में उर्वरक लिए जाते हैं। अब ये पहला हो गया उपचयित जोन के बारे में। हमने बोला इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ऊपरी 1 से 10 mm का भाग जो होता है वही उपचयित जोन कहलाता है, ये भी जान गए हैं। दूसरा लिखेंगे अपचयित जोन। अपचयित जोन के बारे में ज़रा 2 पॉइंट लिख लेंगे। लिखेंगे 1 cm से नीचे, 1 cm से नीचे, मतलब हम कह सकते हैं 10 mm से नीचे के भाग को क्या बोलते हैं, अपचयित जोन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहीं पे, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, नो ऑक्सीजन होती है, समझ लो। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसे अपचयित या रिड्यूस जोन कहते हैं। रिड्यूस जोन कहते हैं, यही पूछा जाता है, रिड्यूस्ड जोन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि धान में नत्रजन किस क्षेत्र में दी जाती है। यहीं पे अगला पॉइंट लिखेंगे, धान के खेत में नत्रजन किस क्षेत्र में दी जाती है, तो रिड्यूस्ड जोन में दी जाती है, अपचयित क्षेत्रफल में दी जाती है। सारे पॉइंट समझ गए। उपचयित जोन 1 से 10 mm ऊपरी भाग होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसे हम लोग ऑक्सीकृत हिंदी में बोलते हैं, ऑक्सीकृत क्षेत्र, या फिर इंग्लिश में ऑक्सीडाइज क्षेत्र कहते हैं। दूसरे में अपचयित की बात करें तो 1 cm के नीचे वाला भाग अपचयित क्षेत्र होता है, जिसे रिड्यूस जोन कहते हैं, या फिर हम इसको अपचयित क्षेत्र कह सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है। धान के खेत में नत्रजन इसी क्षेत्र में दी जाती है। किस रूप में दी जाती है, अमोनिकल फॉर्म में ग्रहण करता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, वाणिज्यिक रूप से यूरिया उर्वरक को बायूरेट से अधिक नहीं होना चाहिए। भाई व्यापारिक रूप से अगर हम देखा जाए इसे, तो कितना यूरिया में बायूरेट होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर तो इसका हो जाएगा 1.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ बायूरेट। बायूरेट होता क्या है तो समझते हैं। जिस समय यूरिया का निर्माण हो रहा होता है, समझ लीजिए चाहे लिख लीजिए, जिस समय यूरिया का निर्माण हो रहा होता है तो उस समय यूरिया निर्माण के समय तापमान अगर किसी कारणवश अधिक हो जाता है, हमने क्या बोला, अगर हाई टेम्परेचर हो जाता है, हाई टेम्परेचर, तो उस समय क्या होता है, यूरिया के 2 अणु मिलकर के, मतलब 2 कण मिलकर के बायूरेट का निर्माण कर देते हैं। एक जहरीला पदार्थ बनाते हैं जिसका नाम होता है बायूरेट। विषैला पदार्थ क्या बना देते हैं, बायूरेट बना देते हैं। ठीक है, अब ये बायूरेट क्या करता है कि फसलों को हानि पहुंचाता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन ये लिखेंगे कि जो सामान्य फसलें होती हैं उसमें कितने से अधिक बायूरेट नहीं होना चाहिए, तो लिख लेंगे पॉइंट बना करके 0.50% से अधिक बायूरेट नहीं होना चाहिए। ये किस में बात हो रही है, अधिकांश फसलों में। दूसरा क्वेश्चन लिख लेंगे, नींबू वर्गीय फसलों में 0.25% से अधिक बायूरेट नहीं होना चाहिए। सामान्य फसलों में तो हमने बताया आपको 0.50 से अधिक बायूरेट नहीं होना चाहिए, लेकिन नींबू वर्गीय में आप लिख सकते हैं 0.25% से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर नॉर्मल पूछता है कि यूरिया में बायूरेट की मात्रा कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बायूरेट क्या होता है, यूरिया के निर्माण के समय अधिक तापमान हो जाने के कारण 2 अणु मिलकर के एक विषैला पदार्थ बनाते हैं जिसे बायूरेट कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन आज का है। ठीक है, और आप सारे क्वेश्चन लिखते चलना। अगर कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती तो आप हमें कमेंट करके बताना, हम उसको और सुधारने का कोशिश करेंगे।
और डिटेल में जाना चाहते हैं तो और डिटेल में जाएंगे, आप सिर्फ कमेंट करके बता देना, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जैव कार्बन मात्रा को गुणनखंड के रूप में जैव पदार्थ ज्ञात किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस दोनों चीज़ों को याद रखना। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ये कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं। जैव, ये जैसे कह रहा है जैव कार्बन, ठीक है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं और जैव कार्बन, इन दोनों को हम एक सिंबल दे रहे हैं। देखिए, एक हम आपको बोले ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक या जैव, ठीक है। ऑर्गेनिक कार्बन मतलब ये हो गया। दूसरा हमने बोला ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर मतलब जैव पदार्थ, मैटर मतलब क्या होता है, मटेरियल मतलब पदार्थ हो जाता है, ठीक है। ठीक है, दोनों पॉइंट हो गए, ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर। अब इन दोनों चीज़ों को हम याद करते हैं। जब भी हमें ऑर्गेनिक कार्बन निकालना है तो निकालेंगे किससे, इस जो जैव पदार्थ है मतलब ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर को हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनिक कार्बन में। तो इस ऑर्गेनिक मैटर में हम गुणा कर देंगे किसका, 0.058 का। इस ऑर्गेनिक मैटर में जब 0.58 का गुणा करेंगे तो वहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक कार्बन। तो ऐसे पूछा जाए कभी कि मतलब जैव पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक कार्बन में परिवर्तित करने के लिए किससे गुणा करते हैं, तो इतने से हो जाएगा। अब कभी भी हमको ऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज करना है तो यहाँ पे 1.72 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम ऑर्गेनिक कार्बन को जब चेंज करेंगे किसमें, ऑर्गेनिक मैटर में, तब यहाँ पे इससे करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक मटेरियल को अगर ऑर्गेनिक कार्बन में चेंज करेंगे तब इससे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट थे, आप नोट डाउन कर लेना। और आज इस वीडियो में हम आपको इतना ही कराएंगे, इसके बाद में थर्ड पार्ट लेके आएंगे तो उसमें भी इसी तरीके से बताया जाएगा आपको। बस आप इसका नोट्स बनाते रहना। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर क्या क्या इसमें और चेंज किया जा सकता है जो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।